नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। मिडिल ईस्ट से लेकर अमेरिका तक तबाही की गूंज सुनाई दे रही है। इजराइल और ईरान जंग के मैदान में आर पार की मूड में आ चुके हैं। भीषण बमबारी से तबाही की तस्वीरें कभी इजराइल के शहर से सामने आती है तो कभी ईरान में मिसाइल हमलों से मचा हाहाकार नजर आता है। इजराइल और ईरान के बीच जंग अब ऐसे मोड़ पर है जो किसी भी वक्त एक बड़े युद्ध में तब्दील हो सकती है, जिसमें दुनिया के कुछ और देश भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन एक दूसरे पर होते हमले आम नागरिकों की मौत की वजह भी बन रहे हैं। बेकसूर लोग मिसाइल हमलों में मारे जा रहे हैं। दो पुराने दोस्त अब एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके हैं। शायद आपको पता होगा 1948 से 1979 तक ईरान और इजराइल दो बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। एक ऐसी दोस्ती जिसमें ईरान तेल अवीव को एक देश के तौर पर, इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता देता था। दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते बहुत अच्छे थे। लेकिन कहते हैं वक्त का पहिया हर समय एक सा नहीं होता है। वक्त के पहिए जब घूमते हैं तो चीजें बदल जाती हैं। अब दो कट्टर दुश्मन एक दूसरे के वजूद को खत्म करने के लिए हर संभव कोशिश में लगे हुए हैं, एक दूसरे को मिटा देना चाहते हैं। महायुद्ध में ईरान में मरने वालों की संख्या 224 तक पहुंच गई है, तो वहीं इजराइल में भी मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ईरान के मिसाइल अटैक में तेल अवीव में मौजूद अमेरिकी दूतावास को भी नुकसान हुआ है। मिडिल ईस्ट में जंग की सुगबुगाहट के बीच अमेरिका ने भी ईरान को चेतावनी दे दी है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान ने अगर अमेरिका की तरफ या अमेरिकी बेस की तरफ आंख उठाने की कोशिश की तो इसका अंजाम बेहद खतरनाक होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बात या यूं कहें अमेरिका की एक बात समझ नहीं आती है दोस्तों। अमेरिका ईरान को चेतावनी दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान ईरान के समर्थन में इजराइल को चेतावनी दे रहा है। दाल में कुछ तो काला है। अमेरिका शायद डबल गेम खेल रहा है। इसलिए ट्रंप ये कह रहे हैं कि तनाव को किसी भी कीमत पर कम किया जाना चाहिए। वो चाहते हैं ईरान और इजराइल के बीच जंग रुक जाए। हालांकि कोई बातचीत नहीं हो पाई है दोनों देशों के बीच, और ईरान के साथ जो आखिरी दौर की बातचीत होने वाली थी अमेरिका की, उसको भी रद्द कर दिया गया है। वहीं इजराइल ने भी अपने दुश्मनों को साफ करने के संकेत दे दिए हैं और कहा है कि अगर ईरान हमले नहीं रोकेगा तो इजरायली सेना अपने नागरिक और देश की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगी। वो और एक और होलोकॉस्ट बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसे नहीं झेल सकते हैं। जिसके बाद दोनों देशों में तनाव बढ़ गया है। दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं और तस्वीर विश्व युद्ध की तरफ बनती नजर आ रही है। तो सबसे बड़ा सवाल ये, दोनों देशों का युद्ध क्या विश्व युद्ध कराएगा? भीषण जंग जारी है। गलती किसकी है? कौन तनाव बढ़ा रहा है? और मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा तो इसका असर दुनिया पर क्या होगा? कौन किस पर जंग थोपने की कोशिश कर रहा है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेजर जनरल जीजी द्विवेदी, रक्षा विशेषज्ञ, मेजर जनरल जेके बंसल, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ कैप्टन मीरा दवे, रक्षा विशेषज्ञ, कैप्टन श्वेता मिश्रा, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। द्विवेदी सर, मैं आपसे शुरुआत करूं। दर्शकों एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करते हैं। बात सही और गलत की है द्विवेदी सर, बात इंसानियत की है, आत्मरक्षा की है, संप्रभुता की है, और बात दोगलेपन की भी है। अगर मैं इसमें अमेरिका को इंक्लूड करूं, जो पाकिस्तान को बड़े प्यार से इन दोनों पुचकार रहा, और वही पाकिस्तान इजराइल को कह रहा है कि अगर ईरान पर परमाणु अटैक हुआ या इजराइल ने किसी तरह की हिमाकत की तो पाकिस्तान इजराइल पर परमाणु हमला करेगा। और वही अमेरिका इजराइल की तरफ से ईरान को मिटाने की कस्में खा रहा है। तो कई सारी चीजें उलझी हुई हैं द्विवेदी सर, आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखो विवेक, जियो पॉलिटिक्स में तो उलझन होती ही है, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स या डिप्लोमेसी में सीधी बात नहीं होती है। हर एक बात जो है दुमुही होती है, और हर एक बात के पीछे कोई राज भी छुपा होता है। तो ये जियो पॉलिटिक्स है। अभी कहे बात के किस तरह ये जियो पॉलिटिक्स का खेल खेला जा रहा है। देखिए, इजराइल और ईरान आमने सामने है, ये दोनों मैदान में है, और इस टाइम मिसाइल का युद्ध चल रहा है, एयर वॉर चल रही है, और दोनों के अपने अपने राजनीति भी है, रणनीति भी है, लक्ष्य भी है। इजराइल का लक्ष्य सीधा है कि
ईरान को किसी भी हालत से उसको एटॉमिक पावर नहीं मिलनी चाहिए, यानी कि वो न्यूक्लियर पावर ना हासिल करे, क्योंकि अगर वो हासिल करता है तो ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो सकता है इसराइल के लिए। और दूसरा है, वो उसकी क्षमता जो है, उसकी ताकत को भी उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है। ये उसके मुद्दे हैं। जबकि ईरान है, ईरान इसराइल को अपना नंबर एक दुश्मन समझता है, और उनके साथ उसकी प्रॉक्सी वॉर काफी टाइम से चल रही है। चाहे आप हूथी ले ले, हिजबुल्लाह ले ले, हमास ले ले, ये सारे मुखातिब क्या है, ये ईरान के हैं। तो उसके साथ तो प्रॉक्सी वॉर चल ही रही थी। अभी जब ये आमने सामने आ गए हैं तो इसके पीछे भी कलाकार हैं। अमेरिका खुले तौर पर इसराइल के साथ है, वो सपोर्ट ही नहीं कर रहा, बल्कि वो उसके मिसाइल की रोकने की भी पूरी उसकी मदद है, और उसके काफी युद्ध पोत जो है वो इस इलाके में है। दूसरी तरफ है चाइना, रशिया, वो इसके ईरान के पीछे है। तो यानी कि अभी जो विश्व है दो गुटों में बंटा हुआ है। एक जो इसराइल के पीछे यूरोप और अमेरिका है, दूसरा ईरान के पीछे चाइना, रशिया और टर्की और ऐसे देश है। और पाकिस्तान भी जो है उसने खुलेआम बता दिया कि अगर किसी तरह से परमाणु हमला हुआ ईरान के ऊपर तो वो भी उस मैदान में आ जाएंगे। तो पॉइंट यह है कि हालांकि तनाव बना हुआ है, पर मेरे मुताबिक ये विश्व युद्ध नहीं होगा, ये रीजनल रहेगा। इसके जो जो भी इसके अपने एलाइज हैं वो मदद करेंगे, पर वो खुल के मैदान में नहीं आएंगे। और ये साफ जाहिर है कि कोई भी मुस्लिम देश ईरान के साथ नहीं आया। हाँ, वो बोलचाल में कह रहे हैं, अपने वक्तव्य दे रहे हैं, पर वो मैदान में नहीं आई। तो इसलिए ये युद्ध जो है अभी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक इजराइल अपने लक्ष्य पूरे नहीं कर लेता तो वो भी नहीं हटेगा। और साथ ही साथ ईरान ने बोला है कि हम भी सीज फायर में नहीं आएंगे जब तक ये हमला हो रहा है। विवेक। दीदी सर, आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया और बहुत आसान शब्दों में समझाया। मैं बंसल सर के पास जा रहा हूं। बंसल सर, ऐतराज क्या है? अच्छा, परमाणु हथियार कोई ऐसा हथियार नहीं है कि बना लिया और फेंक कर मार दिया और किसी कंट्री को खत्म कर दिया। अगर परमाणु हथियारों की बात की जाए तो ये वेपन ऑफ डेटरेंस माना जाता है। आखिरी बार इस्तेमाल आखिरी बार और पहली बार और आखिरी बार कह लें, और इकलौती बार हिरोशिमा और नागासाकी पर इसका इस्तेमाल हुआ था। उसके बाद से किसी भी मुल्क ने इसके इस्तेमाल करने की हिमाकत दिखाई नहीं। आज के दौर में कई ऐसे देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, जो कि आए दिन धमकी देता है। अभी उसने इसराइल को धमकी दे दी। ऑप सिंदूर के समय कहा था कि हमारे अगर इस युद्ध को नहीं रोका गया तो पूरी दुनिया को इसका दंश झेलना पड़ेगा, पूरी दुनिया को हम साफ कर देंगे। तो जब पाकिस्तान के पास हो सकता है तो ईरान के पास क्यों नहीं हो सकता? और अगर जब मैटर ऑफ डेटरेंस का ही है, उसे भी अपने वजूद की चिंता है, वो भी अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। गुड इवनिंग विवेक। कौन अपने वजूद? आपका कहने का मतलब यह है कि ईरान अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है? ईरान कोई वजूद की लड़ाई नहीं लड़ रहा। आप देखिए कि ईरान के और इसराइल के बीच में 1500 से 2000 किलोमीटर तक का डिस्टेंस है, तो उनका लेना देना क्या है? उसने तो धर्म के नाम पे हूती, हिजबुल्लाह और हमास को खड़ा करके और इसराइल को ये बोलता है कि एग्जिस्टेंस के उसको मिटा देंगे। तो ये तो एक बेतुकी या बहुत ही एक नाजायज बात है। अब आप ये बताइए कि जो कंट्रीज हैं इसराइल के पास, इनकी सीमा लगती है, जिसमें जॉर्डन, इजिप्ट, लेबनान, सीरिया, इनके साथ युद्ध भी हुआ और फिर मित्रता हो करके, संधि हो करके। लेकिन जो ईरान का बेसिक फंडा ही ये है। देखिए, आपने एक बहुत अच्छी शुरुआत की थी, बहुत मैं आपने बहुत अच्छी रिसर्च किया है और मैं उसके बहुत कदर करता हूँ कि पहले दोनों देशों की मित्रता थी। मित्रता कब थी? जब जो है ईरान के शाह का ये था। तो ये जो रिजीम बदली है और जो कट्टरवादी तक इस रिजीम आई है अभी इस्लामिक, उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम हो रही है कि भाई हाँ, हम जो है इसराइल को खत्म करके रहेंगे। अब इसराइल को खत्म करने के चक्कर में इसराइल को खत्म नहीं करने, आप ये बताइए, जो हूती को पाला हुआ है इन्होंने, जो अरब ममालिक है, सऊदी अरबिया के ऊपर वो आक्रमण करता है। और ये जो एक सीटीबीटी और एनपीटी बनाई थी, सैंक्शन लगे सबके ऊपर में, जो सैंक्शन लगने के बाद में, और जो ईरान जैसे देश जो पालता है हूती, हिजबुल्लाह और हमास को, वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके हाथ में अगर ये वेपन चलेगा तो पूरी वर्ल्ड में न्यूक्लियर टेररिस्ट हो जाएगा, ये न्यूक्लियर टेररिज्म फैला देंगे। तो आपका जो क्वेश्चन है कि ईरान के पास क्यों नहीं है, जब एक गैर तो जिम्मेदार देश तो है। अगर मैं वाइस वर्सा देखूं तो फिर तो पाकिस्तान के लिए भी चिंता होनी चाहिए। वर्ल्ड हाँ, कम्युनिटी, वो भी मैं अमेरिका और बताता यूरोप हूँ। का दोगलापन है, फिर पाकिस्तान के लिए क्यों कुछ नहीं बोलते हैं? सारे बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वहीं बैठे हुए, जैश ए मोहम्मद से लेकर लश्कर ए तैयबा से लेकर तालिबान, टीटीपी, सबका गढ़ है वो। वहां ओसामा बिन लादेन तक वहीं मिलता, अलकायदा के लीडर्स वहां पाए जाते हैं। सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, उसमें अभी जो इस समय जो ये हमने जब भारत ने अपने
उनके ठिकानों को टेररिस्ट के किया था और फिर उनके 11 ध्वस्त किए थे हमने उनके एयरबेस। तो उस समय कुछ ये था कि जो उनके कुछ न्यूक्लियर रेडिएशन की बात आई थी कि बोरोन आया इजिप्ट से और अमेरिका। तो अब ये कहा, जो अफवाहें तो ऐसी भी हैं या न्यूज ऐसी भी हैं कि वो हथियार जो हैं वो अमेरिका के हैं, वो पाकिस्तान के है ही नहीं। तो अब जो है वो, जब अगर ऐसी बात आ जाती है तो पाकिस्तान के ऊपर में भरोसा होगा अमेरिका को कि वो उनको कंट्रोल कर सकता है। नहीं तो अमेरिका जो है ऐसा होने भी नहीं देगा, और अमेरिका भी नहीं होने देगा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है डिन्यूक्लियराइज कर देगी, ले लेगी इससे पाकिस्तान से, जिस तरह के ये इस तरह स्टेटमेंट देते हैं। तो जो स्टेटमेंट देने होते हैं और जो कहना होता है और जो असली बात होती है, उसमें धरती आसमान का फर्क होता है। जो चीजें प्लान की जाती हैं, जो जिम्मेवार लोग, जो किसी जो पॉलिसी प्लानर होते हैं, तो बात दूसरी होती है। तो रहा इस बात का, देखिए ये जो बिल्कुल इसमें, अब जब खुलेआम ईरान ये कह रहा है कि हम इसराइल को खत्म कर देंगे, तो इसराइल को अपने खतरे को कैसे ले सकता है कि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट तो इसराइल को है ही है। और कौन सा कंट्री है, कौन सा अरब ममालिक है जो इस चीज को चाहता है कि ईरान के पास में ऐसे हथियार होने चाहिए? कोई भी नहीं चाहता। अब जब नहीं चाहता तो ये ईरान की जो एक मानसिकता या जो वहाँ के कट्टरपन है, उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। और उन्होंने कट्टरपन के चक्कर में जो 7 अक्टूबर को हमला कराया, अभी पूरा हमास को खत्म कर दिया है। 50 से 60 हजार जो है वो फलस्तीनी मारे गए हैं, और जो हूती को भी कमजोर कर दिया, हिजबुल्लाह खत्म कर दिया। अब ईरान भी, जो ईरान के इतने जितने भी थे, ये जब भी जी। जो कासिम सुलेमानी का कत्ल हुआ था, उस समय लाल झंडा डाल दिया था उसके ऊपर में। क्या कर लिया इन्होंने? अभी भी इनके सारी जो लीडरशिप है, इतने आईआरजीसी के सारे जो सीनियर कमांडर मार दिए और 14 साइंटिस्ट मार दिए। तो क्या कर लेगा ईरान? हालांकि एक बात जरूर है, जो कि उनके 3 कंसर्न है, जो इसराइल के। एक तो ये कंसर्न है कि न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, दूसरा जो है बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है। तो बैलिस्टिक मिसाइल के जो अभी इन्होंने जो जखीरा रखा 3-4 हजार का, अब वो जो छोड़े जा रहे हैं, तो उन्होंने इतना एक ध्वंस मचाया हुआ है। तेल अवीव ले लीजिए, हाइफा ले लीजिए, कि जिसकी वजह से ये सारा नहीं कुछ तो फिर इसके जो बाद ये, इस बात की क्या गारंटी है सर कि ईरान का वजूद मिटाने के लिए और अपने ऊपर हमलों को रोकने के लिए इसराइल जो है वो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेगा? हो सकता है कोई टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर दे जो बहुत लिमिटेड रेंज का हो। देखिए, वो नहीं करेगा। वो इसलिए नहीं करेगा, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जो, और जो जो न्यूक्लियर वेपन है और जो वैसे वेपन में, उनमें डिफरेंस ये होता है कि जो जी। नॉर्मल वेपन, कन्वेंशनल वेपन होते हैं, उनके उनका फायर और ब्लास्ट इफेक्ट तो होता ही है, और जो रेडिएशन होता है वो न्यूक्लियर वेपन में हो जाता है, और थोड़ी सी फायर पावर बढ़ जाती है। तो अब जो एक बार तो ये भी कहा गया, जो रोशनिक मिसाइल बनाई है रशिया ने, उसका जो डैमेज है, फायर, जो टेम्परेचर और जो ब्लास्ट है, वो किसी न्यूक्लियर वेपन से कम नहीं है। तो न्यूक्लियर वेपन तो एक मानवता के लिए त्रासदी है। न्यूक्लियर वेपन से कोई, आप किसी के जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं या मिलिट्री एसेट्स हैं या जो किसी के वेपन को खत्म करने में, उसमें कोई फायदा नहीं, कोई मतलब मदद नहीं मिलती। वो तो दुनिया को मारने के लिए, रेडिएशन को मारने के लिए, जो आपने कहा अभी 1,36,000 कैजुअलिटी हो गई थी हिरोशिमा में, 93 हो गई थी जी। नागासाकी में, और अभी तक भी भुगत रहे हैं, उनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां भुगत रही हैं। अगर इस तरह की चीज है, तो अगर कोई भी एक बिल्कुल ही मैड आदमी कर सकता है। हालांकि रशिया ने भी कई बार जो थ्रेट दिया कि हम न्यूक्लियर वेपन लगा चला देंगे, तो ये थ्रेट्स हैं। बाकी न्यूक्लियर वेपन का मतलब, अगर किसी ने भी स्टार्ट किया तो वो सबसे पहले, और फिर जो कंट्री पास पास के होते हैं, और न्यूक्लियर रेडिएशन जो है डिपेंडिंग ऑन एयर डायरेक्शन, जो हवा के बहाव की वजह से उनके कंट्री में आ जाएगी प्लूम, वो भी इफेक्टेड होंगे। तो ये इतना आसान नहीं है। ये तो एक लोगों ने हवा बना करके जिसका मर्जी है वो कह देता है। ये एक साइकोलॉजिकल जी। इफेक्ट है। अब जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट में बस एक बात और कहूंगा, जब ये न्यूक्लियर की बात हो रही थी, तो जो बड़े बड़े लोग हैं, जैसे जो बिल गेट है, या जो वहाँ पे कई नेता हैं, उन्होंने एक अपना एक, अब जो अंडरग्राउंड शेल्टर बनाने शुरू कर दिए थे कि हम अंडरग्राउंड शेल्टर जो बना लेते हैं किसी आइलैंड में जाकर बचा। तो ये फॉल्स सेंस ऑफ प्रोटेक्शन है। किसी को जब अगर न्यूक्लियर सर वेपन चलेगा वो, आप इसे बेशक दूसरे नजरिए से देख रहे हो, लेकिन मैं अगर ये सवाल मीरा जी से पूछूं, कैप्टन मीरा दवे से और श्वेता जी से, कि न्यूक्लियर वेपन्स को वेपन ऑफ डेटरेंस कहा जाता है। वेपन ऑफ डेटरेंस तो बचा ही नहीं। ईरान एक नॉन न्यूक्लियर पावर स्टेट है या फिर नेशन है। उसने इसराइल के ऊपर इतने बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसको की कोई लिमिटेशन नहीं है। कल को कोई भी देश किसी भी देश के ऊपर हमला करेगा, तो फिर तो ये वेपन ऑफ डेटरेंस ही खत्म हो गया। तो दोनों चीजें यहां पर, अगर ये वॉर नहीं रुकी तो ये बहुत बड़े खतरे के तौर पर तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। कैप्टन मीरा क्या कह रही हूं, उसके बाद में श्वेता मैम आपके पास आ रहा हूं। मीरा जी, मीरा जी आपका माइक चेक कीजिएगा, शायद म्यूट है।
जी विवेक जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि न्यूक्लियर वेपन जो है वो उसका उद्भव ही इसलिए हुआ था कि वो एक डेटरेंट की तरह यूज हो सके, लेकिन वो किसके हाथ में है, कौन से देश के हाथ में, वो बहुत मैटर करता है। आज जितने भी इस्लामिक नेशंस है सब में एक होड़ लगी हुई है कि कौन खलीफा बनेगा। जब आपका जो प्रश्न था कि भाई क्यों पाकिस्तान बोल रहा है कि भाई मैं इसमें न्यूक्लियर वेपन का यूज करूंगा अगर इसराइल ने ईरान पर अटैक किया न्यूक्लियर वेपन से, तो सब ये दिखाना चाहते हैं कि हम जो है इस्लामिक देश में सबसे सुप्रीम है, ये दिखाना चाहते हैं, नंबर वन। नंबर टू ये है कि जितने आज वो न्यूक्लियर वेपन को, जितने इस्लामिक देश है, जो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है इसलिए उसको इस्लामिक बॉम्ब कहा जाता है, तो उनका जो यूज है वो मजहबी यूज है, नॉट लाइक अदर नेशंस जो कि एक प्रोडक्टिव अगर उसके लिए यूज कर सकते हैं, एज अ डेटरेंस यूज कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल नेशन है। ये एक नंबर इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात ये है कि आपने जैसे कहा कि ये तो बिल्कुल अभी डेटरेंट है, कोई आवश्यकता नहीं है, या उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे दर्शकों के लिए जानना ये जरूरी है कि यदि हम कंपेयर करते हैं ईरान और इसराइल की आज की परिस्थिति में, तो अगर हम उनके ह्यूमन रिसोर्सेज देखते हैं इन दी फॉर्म ऑफ मिलिट्री, तो अगर आप देखा जाए तो ईरान में जो है लगभग 9,60,000 जितने उनके मिलिट्री पर्सनल है, लेकिन एंड इसराइल में लगभग 6,34,500 जितने हैं। इसमें ध्यान करने वाली क्या बात है कि जो एक्टिव मिलिट्री पर्सनल है वो कितने हैं, तो ईरान में अगर देखा जाए तो लगभग 6,10,000 जितने एक्टिव मिलिट्री पर्सनल है, अगेंस्ट व्हाट इसराइल में है ओनली 1,69,500। लेकिन इसमें इसराइल का जो हाथ ऊपर कहाँ आता है, इन दी फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी, एयर वॉरफेयर, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज उसका एयर डिफेंस सिस्टम। तो यदि अगर हम देखें टेक्नोलॉजी और एयर वॉरफेयर में, तो जो ईरान है उसके सामने इसराइल के पास हम F-15 है लगभग 75 जितने, F-16 है अराउंड 190-96 जितने, F-35 जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है ऑलमोस्ट 39 जितने हैं, विच इज द बेस्ट अमॉन्ग्स ऑल। उसके सामने ईरान के पास क्या है, ईरान इज वेरी पुअर इन एयरक्राफ्ट, लेकिन उसके अगेंस्ट में वो क्या यूज करता है, वो बैलिस्टिक मिसाइल्स यूज करता है, जो हमने देखा कि उसने इतने ज्यादा ऑलमोस्ट 100 जितने बैलिस्टिक मिसाइल्स जो इसराइल पे डाले, उसमें वो यूज करता है शाहिद 136 जो उसके सुसाइड ड्रोन्स है, उसके साथ वो एम यूज करता है जो बैलिस्टिक मिसाइल है, और सबसे घातक उसके पास है वो है फतह जो है हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल। अब कर क्या रहा है, अब अगर हम एयर डिफेंस की बात करें तो हम सब जानते हैं इसराइल के पास जो आयरन डोम सिस्टम है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो इसराइल के पास एयर डिफेंस सिस्टम है वो है एरो 3, जिसकी लगभग 11,113 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, और उसकी जो रेंज है वो 2,400 किलोमीटर की है, और साथ में उसके पास जेरिकॉल है जो कि बैलिस्टिक मिसाइल है न्यूक्लियर कैपेबल। लेकिन सामने अगर हम ईरान की बात करते हैं तो S-300 है उसके पास, या खुराद है, ज्यादा उसके पास वो परिस्थिति नहीं है। लेकिन इस समय मैं खुद टेलवीव में, जेरूसलम में रही हूं, मैंने देखा है इसराइल की जो सिस्टम है जब से उसका उद्भव हुआ है तब से वो एक अपना अस्तित्व का युद्ध लड़ रहा है अपने बिल्कुल नेबर्स से। सो उसकी तैयारी इस हिसाब से है कि उसके जितने भी वहां पे रिहायशी इलाके हैं उनके जो प्लान्स है कंस्ट्रक्शन के घर के, वो तभी ही पास होते हैं यदि उनके घर के अंदर बंकर की सिस्टम हो, उसके अलावा नहीं। लेकिन आपने एक बात मेंशन की, मैं उसको यहां से थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहूंगा। आपने कहा कि इजराइल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, तो क्या फिलिस्तीन अपने अस्तित्व की लड़ाई नहीं लड़ रहा था? और एज अ कंट्री में फिलिस्तीन को हम मान्यता देते हैं, फिलिस्तीन के लोगों के राइट्स का क्या, फिलिस्तीन के लोगों की मानवाधिकारों का क्या? एग्जैक्टली तो यहाँ पे वही, जब हम बात करते हैं टू स्टेट थियोरी की तो वही आती है, और जब हम बात करते हैं फिलिस्तीन की तो वहां पे जो वो वॉर लड़ते हैं वो प्रॉक्सी वॉर्स लड़ते हैं। मैं उसी पे आ रही थी अभी कि वो अब तक जो इजराइल की लड़ाई हो रही थी, हूती है, हमास है, वो सब जो प्रॉक्सी वॉर्स है। लेकिन अब जब हम ईरान की बात करते हैं तो दैट इज अ नेशन विच इज इक्विप्ड विद अ प्रॉपर मिलिट्री फोर्स। मैम फिलिस्तीन भी तो एक नेशन था कि नहीं था? बस मैं इतना जानना चाह रहा हूं। आपने उसका वजूद मिटा दिया, आपने उसको खत्म कर दिया सिर्फ अपने इस वजह से कि भाई उससे हमको खतरा है। अब हमें पाकिस्तान से खतरा, हमने पाकिस्तान को मिटा तो नहीं दिया, उसका वजूद तो नहीं खत्म कर दिया। एज पर अगर मैं भारत का स्टैंड लेते हैं तो भारत का स्टैंड हमेशा टू नेशन थियोरी का रहा है,
हमारे लिए वो भी नेशन है और ये भी नेशन है, बिल्कुल। लेकिन यदि अगर उस नेशन का यूज प्रॉक्सी वॉर की तरह, जैसे पाकिस्तान हमारी तरफ जिहादी हमला करता है, आतंकी हमला करता है, जैश ए जी। मोहम्मद, लश्कर तैयबा, और यहाँ पे हुती है या उसके बाद हमास है, उससे हमला करता है, और किस पे, सिर्फ दोनों में डिफरेंस बहुत है। ईरान का इसराइल का बहुत स्पेसिफिक वहां पे मोटो था, क्या था कि जो ईरान में वो न्यूक्लियर फैसिलिटी का वहां पे प्रोग्राम चल रहा है, इट इज इन द रॉन्ग हैंड्स एंड वेरी, मतलब ईरान के है वो बहुत गलत मजहबी उससे है, उसको डिस्ट्रॉय करना है। लेकिन सामने नहीं, क्या कर रहा है, अब तो नेतन्याहू ने पाकिस्तान का नाम भी ले लिया है। वो बयान आप लोगों ने भी सुना होगा कि ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर है। कैप्टन श्वेता कुछ कहना चाह रहे हो? उसके बाद बंसल सर और द्विवेदी सर आपके पास आ रहा हूं। श्वेता मैम। हाँ जी विवेक, बिल्कुल बिल्कुल। जो ईरान के जो जनरल हैं, आईआरजीसी के जनरल हैं, उन्होंने टीवी पर आकर कहा कि अगर इजराइल ने उनके ऊपर न्यूक्लियर अटैक किया, ईरान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक किया, तो पाकिस्तान इजराइल पर अटैक करेगा और पाकिस्तान ईरान के लिए आकर के खड़ा होगा। बट इंटरेस्टिंगली, जैसा ही ये मीडिया में खबरें आई, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर आए और उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमने नहीं कहा। तो आप देखिए पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी कितनी है और उनकी ट्रस्ट लेवल कितना है। एक तरफ वो वर्बली खड़े होते हैं, अपने आपस में बताते हैं, लेकिन जब ये इंपॉर्टेंट क्रिटिकल सिचुएशन आती है तब डिफेंस मिनिस्टर मीडिया में आकर कहते हैं कि नहीं नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा। तो उन्होंने हाथ छुड़ा लिया इस मामले से। तो वहां पर आप हम देख सकते हैं कि हम किस तरह के दुश्मन के साथ डील कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ जो परफेक्ट लाया है। उसके पीछे तो श्वेता जी एक घंटी सीआईए ऑफिस से बजी होगी, सीआईए चीफ की, असीम मुनीर के दफ्तर में, वो तुरंत बयान पलट गया होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। कमिंग बैक टू जो कैप्टन मीरा कह रहे थे कि ये जो बेसिक लड़ाई है न्यूक्लियर जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की है, और उन्होंने अपना न्यूक्लियर जो एनरिचमेंट है वो इस लेवल पर ले आए हैं, 60% लेवल पर ले आए हैं। और यही जो रीजन है जिसकी वजह से बेंजामिन नेतन्याहू ने अटैक लॉन्च किया। इसी को लॉजिक बताते हुए उन्होंने कहा कि ये जो न्यूक्लियर वेपन अगर बन जाता है, 9 वेपन बनाने की कैपेबिलिटी ईरान के पास आ गई थी, और उन्होंने कहा कि अगर ईरान के पास ये आ जाता है तो इफेक्टिवली वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास आ रहा है। इसराइल, जैसा कि हमने देखा है कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, उनके बात अभी पिछले जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने मेंशन किया है, चाहे वो हिजबुल्लाह रहा हो, चाहे वो हमास रहा हो, चाहे वो हूती रहा हो, ये सभी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस हैं जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है तो इफेक्टिवली इनके पास है, बिकॉज ये सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस अल्टीमेटली फंडेड बाय ईरान है। तो अब ये जो बेसिक सबसे पहला स्टेटमेंट जो इजराइल की तरफ से आया, ये उन्होंने कहा कि हमने अटैक किया क्योंकि हमारे एग्जिस्टेंस के लिए खतरा हो रहा था। आप उससे प्रेसिडेंस अगर आप देखें, उससे पहले जो डिस्कशंस होते रहे हैं, मार्च 2025 में जो यूएस इंटेलिजेंस की जो हेड है तुलसी गबार्ड, उन्होंने ये कहा था कि ईरान के पास जो न्यूक्लियर पावर है, बट वो वेपन्स ग्रेड न्यूक्लियर नहीं है और ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब्स नहीं बना रहा है। ये मार्च 2025 का स्टेटमेंट है यूएस की जो इंटेलिजेंस एजेंसी की हेड है तुलसी गबार्ड, उनका। लेकिन अभी पिछले कुछ हफ्ते में आईएई, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई। उन्होंने बोला कि जो ईरान है उनके पास न्यूक्लियर फैसिलिटी, न्यूक्लियर जो एनरिचमेंट फैसिलिटी है, और जो वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ मेडिकल पर्पसेस के लिए अपनी जो न्यूक्लियर एनर्जी रख रहे हैं, या वो सिर्फ एनर्जी प्रोडक्शन के लिए अपनी न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रहे हैं, वो झूठ बोल रहे थे। जो इमीडिएट जो रिपोर्ट कहती है, वो कहती है कि उन्होंने छुपे तौर पर 60% लेवल पर एनरिचमेंट कर लिया था। इसका मतलब वो कुछ ही दिनों में वेपन्स बनाने की काबिलियत रखते थे। तो वो उन्होंने, आपको और हमको मालूम है कि जो ईरान है वो सिग्नेटरी है एनपीटी का, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का। तो ये इस तरह से ईरान जो है छुपे तौर पर अगर वो एनरिचमेंट कर रहा है तो वो एनपीटी का उल्लंघन कर रहा है। यहीं पर जो है यूएस और ईरान के बीच में आर्गुमेंट चल रही थी, डिस्कशन चल रहे थे। 5 राउंड उनके बातों के चल चुके थे, और 6वां राउंड ऑफ डिस्कशन जो अभी संडे को ओमान में होना था, वहां वो रद्द हो गई है। बिल्कुल जी बिल्कुल, वो रद्द हो गई, क्योंकि अब ईरान कहता है कि जब तक वो इस जो हमले का, जो ईरान पर हमला हुआ है उसका बदला नहीं ले लेता, तब तक वो वापस टॉकिंग टेबल पर नहीं आएगा। और ईरान क्लियरली मानता है, और वो सच भी है, कि वो यूएस का सपोर्ट इजराइल को पूरा मिल रहा है। डायरेक्टली नहीं मिल रहा होगा, बट इन टर्म्स ऑफ वेपन्स, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटजीज, इन टर्म्स ऑफ इंटेल, वो सपोर्ट है।
ट्रंप ने कहा कि हम नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, बट द सपोर्ट एग्जिस्ट, क्योंकि ईरान ने भी कहीं ना कहीं ये अनाउंस किया हुआ था कि अगर इजराइल उन पर अटैक कर रहा है तो ईरान ओपन है अटैक करने के लिए, चाहे वो इजराइल के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स हो या फिर उसको सपोर्ट करने वाले यूएस के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो या कोई भी और अलाइड फोर्सेस हो। तो ईरान हैज ओपनड एंड गिवन अ थ्रेट अपनी तरफ से। विवेक जी, बंसल सर कुछ कहना चाहते हैं? बंसल सर। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि जो आप कह रहे थे कि भाई फ़लस्तीन को भी अपना एग्जिस्टेंस का अधिकार है। देखिए, जब 1948 में ये दोनों स्टेट बने थे तो उस समय यूएन में 2 स्टेट थ्योरी की थी, जिसको फ़लस्तीन के जो चारों तरफ अरब ममालिक थे, चाहे जॉर्डन ले लीजिए, इजिप्ट ले लीजिए, इन्होंने अब स्वीकार नहीं किया। और कुछ दिन तक जो जो सारा गाजा है और वो रहा इजराइल उसके इजिप्ट के अंडर में, और जो वेस्ट बैंक है वो रहा जॉर्डन के अंदर में। तो ये उन्होंने कभी इस चीज़ को माना ही नहीं है। और जहाँ तक इस बात का सवाल है, आप बताइए 2006 में जो वहाँ पे हमास को इलेक्ट किया इन्होंने, हमास ने वहाँ पे जो टनल्स बनाई, और जो टनल की बजाय जब इजराइल भी छोटा सा कंट्री है, वो अपना डेवलपमेंट क्यों नहीं कर रहे थे? उनको भी डेवलपमेंट करना चाहिए था। वहाँ जितना अनुदान मिला लोगों को, वहाँ पे सारे उन्होंने कोई इकोनॉमी नहीं बनाई, जितना पैसा आता था हमास खा जाता था उसको। तो हमास को जो है, जब हमास ने उनके ऊपर अटैक किया है तो उसकी एग्जिस्टेंस की तो बात ही नहीं रहेगी। कोई भी कंट्री अपने आप, एक बात बड़ी ध्यान से सुनने की या देखने की है कि जो इजराइल के ऊपर अटैक हुए हैं, हमास ने तो क्या किया कि उनके 250 लोगों को बंधक बना के ले गए और 1200 को मार दिया। उसके बाद में हिजबुल्लाह ने जो है अटैक किया है इजराइल के ऊपर में, हुती ने किया है, लेकिन हमास ने कभी इसके बाद में किसी प्रकार का अटैक नहीं कर पाया, अपने आप को बचाता ही रहा। किसी कंट्री की जो आर्मी होती है वो अपनी जनता को प्रोटेक्ट करती है, जबकि जो है हमास ने अपनी जनता के बीच में खड़े होकर के उनको मरवाया है। 60-70 हजार लोगों को मार दिया गया है। तो आप उस ऐसे कंट्री को जिन्होंने एक रोग और टेररिस्ट को चुना हो, वो क्या कह सकते हैं आप? तो मेरा कहने का मतलब ये था, अगर आपको स्पेसिफिक मेरे से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं उसका जवाब दूं। तो हमास के साथ इजराइल ने भी समझौता किया था, और न सिर्फ समझौता किया था बल्कि वहाँ के लोगों को अपने अंदर आने के लिए न्योता भी दिया, वहाँ पर काम दिया, खाना दिया, पैसे दिए, सब कुछ दिया। देखिए, ये आप बड़े, जो भी कोई है, जब जिसका किसी के साथ में इंटरेस्ट होता है, विचारधारा मिलती है, उसके साथ दूसरे तरीके से ट्रीट किया जाता है। जब वो आदमी या वो ऑर्गेनाइजेशन वो उसके लिए यूजफुल नहीं रहती और नुकसानदायक हो जाता है तो उसको हटा दिया जाता है। यही तो अमेरिका कर रहा है। अमेरिका क्या करता है, जो जिहादी पालता है वो अपने मतलब के लिए, जब तक वो उसका यूज में आ रहे हैं तब तक तो जो है वो उनको इस्तेमाल करता है। जब वो जिहादी या टेररिस्ट जो है वो उनको नुकसान पहुंचाते हैं तो उनको मारा जाता है। तो ये जैसे कर्म कोई करेगा, जिस समय पे जो जिसका एक्शन होगा उसी के मुताबिक उसको डील या ट्रीट किया जाता है। अगर जो उनका जो एक्शन और विपरीत हो जाता है अपने किसी उसके साथ में, तो वो उसी तरह से उसको फिर उसका खामियाजा उठाना पड़ता है। जी, द्विवेदी सर के पास आ रहा हूं। द्विवेदी सर, आपकी क्या राय इस पर? देखिए विवेक, सबसे पहले जियो पॉलिटिक्स समझना, मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, मेरी पीएचडी वेस्ट एशिया पर है, तो इसलिए ये समझना है कि ये मुद्दा क्या है। मुद्दा असली यह है कि इसमें 3 बदलाव आए। सबसे पहले जब इसराइल बना 1948 में, तो उस टाइम जो युद्ध हुए हैं वो अरब के अगेंस्ट हुए, यानी कि इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, सीरिया, ये सारे इकट्ठे होके इन्होंने 3 बार हमले किए, 48 में, 56 में, 73 में, ताकि इसराइल को मिटाया जा सके। इसराइल जीता गया, 3 बार जीता। तो उसके बाद संधि हुई, कैंप डेविड हुआ जो इजिप्ट के साथ, उसके बाद जॉर्डन के साथ संधि हुई 1994, अभी यूए के साथ जो I2E2 हुआ है। तो पॉइंट ये कहे कि ये पलड़ा ऐसे बदला है कि पहले ये अरब इसराइल थी, अभी ये हो गया है ईरान और इसराइल का। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। दूसरा था कि अमेरिका का जो इंटरेस्ट था इसमें, वो ऑयल के था। पर उन 2011-12 के बाद इसराइल का जो अमेरिका का इंटरेस्ट है वो थोड़ा साउथ चाइना सी पर चला गया, वो चाइना की ओर चला गया। तो इस टाइम जो है चाइना और रशिया ने इसमें काफी अपना दबाव बनाया, अपना एक इन्फ्लुएंस बनाया। तो अभी जो कहानी चल रही है, देखो पिछले तकरीबन 3 साल से जो ईरान है ये प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है, और उसमें इसराइल का काफी नुकसान हुआ। तो अभी इसराइल की जो स्ट्रेटेजी है कि किसी न किसी तरह ईरान को मैदान में लाया जाए, क्योंकि ईरान तो युद्ध करना ही नहीं चाहता, उसका ताकत ही नहीं युद्ध करने की, चाहे इसराइल है या अमेरिका के साथ है। उसकी स्ट्रेटेजी थी प्रॉक्सी वॉर की।
और दूसरा है कि एक आइसोमेट्री, यानी कि संतुलन नहीं है। जो संतुलन नहीं है तो इसलिए वो कैसे संतुलन बनाएंगे? उनके पास एक ही जरिया था कि न्यूक्लियर हथियार आ जाए, तो उसके जो अभी संतुलन बन सकता है, क्योंकि अभी जो पलड़ा है वो इजराइल के भारी है, क्योंकि इजराइल के पास आधुनिक हथियार हैं, उनकी जो आर्मी है, उनकी जो एयरफोर्स है वो बहुत आला दर्जे की है। तो ये अभी कहानी यहाँ शुरू हुई है कि किसी न किसी तरह ईरान की जो लीडरशिप है वो चाहती है कि हमारे पास न्यूक्लियर हथियार आ जाए, जिसके साथ हम ये संतुलन पैदा कर सकते हैं। तो यहां से अभी जो जो अभी लड़ाई चल रही है वो इसी पर है कि अगर ईरान के पास वो हथियार आ गए तो जो संतुलन बना हुआ है अभी वो खत्म हो जाएगा, और ईरान के जो हथियार हैं, न्यूक्लियर वेपन्स, वो एक ईरान को रोक स्टेट मानते हैं, ईरान को एक थ्योरेटिक स्टेट मानते हैं, तो वो इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आपका सवाल ये था डिटरेंस। देखो, डिटरेंस तब तक होता है जब तक आपके पास संतुलन होता है। जब संतुलन निकल जाता है तो डिटरेंस भी काम में आ जाता है। तो इस टाइम इजराइल को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं अपने न्यूक्लियर हथियार, क्योंकि उनकी तो बढ़त है, वो तो हावी हो रखे हैं, और इस टाइम जो ईरान है वो बिल्कुल कॉर्नर में चला गया है। तो अभी तभी ये संतुलन हो सकता है अगर ईरान के पास भी हथियार हो जाए, और ये सारा मुद्दा उसी पर निर्भर है। और जो आखिरी पॉइंट मैं बताना चाहता हूं, देखो जो जियो पॉलिटिक्स में क्या है कि अमेरिका का बहुत इंटरेस्ट है कि अगर ईरान कमजोर हो जाता है तो फिर वो न्यूक्लियर की जो डील जो ट्रंप साहब ने 2018 में उसको अमेंडमेंट कर दिया था, वो दोबारा इस डील को कर पाएंगे, और डील ऐसी होगी कि कभी भी ईरान फिर दोबारा न्यूक्लियर हथियार नहीं बना पाएगा। और दूसरा है ये इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप। देखो, टर्की वो खलीफा अपने आप को मानता है, पाकिस्तान वो समझता है कि मैं ही जो इस्लामिक वर्ल्ड में मैं उसका नेता हूं, या कहते हैं ना कि फ्लैग बेरर हूं। तो ये अंदरूनी चल रही है। पर इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, देखो ये इस्लामिक देश है, ये भी एक पन्ने पर नहीं है, अंदर से अरब देश भी खुश है कि ये जो पिटाई हो रही है ईरान की वो उनके हक में ही है। तो ये इस्लामिक दुनिया भी जो है ये भी बटी हुई है। तो असली में कहानी यही है कि किस तरह यहाँ एक जियो पॉलिटिक्स संतुलन बनाया जाए। इस समय जो संतुलन है वो इजराइल के हक में है। अगर न्यूक्लियर हथियार ईरान के पास आ जाते हैं तो वो संतुलन बिगड़ जाएगा और पूरी जियो पॉलिटिक्स जो है वो बदल जाएगी। श्वेता जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मीरा जी आपके पास आ रहा। श्वेता जी, ये जो इस पर्टिकुलर वॉर में इंटरेस्टिंगली जो सब लोग देख रहे हैं वो है इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसीज का एक्टिविटी। जहां भी इंटेलिजेंस सुप्रीमेसी होती है वहां उस कंट्री को एडवांटेज होता है या उस ग्रुप को एडवांटेज होता है वॉर में। और यहाँ हम मोसाड की जो एक्टिविटी है बहुत कीनली देख रहे हैं। विश्व की सबसे एफिशिएंट इंटेलिजेंस एजेंसी है, और 3 ऐसे इवेंट्स हैं इमीडिएट जो वॉर शुरू हुआ जून 13 को, वो शुरू हुआ जो उनके ड्रोन अटैक्स थे ईरान की एयर डिफेंस फैसिलिटीज को, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटीज को, या मिलिट्री लीडरशिप के जो कमांड हेडक्वार्टर्स है उनको अटैक हुआ। और वो कैसे हुआ? वो अटैक हुआ जब जो उनके जो ड्रोन लॉन्चिंग फैसिलिटीज थे वो ईरान के अंदर एस्टेब्लिश थे। जो मिसाइल लॉन्चिंग वेपन्स, मिसाइल लॉन्चिंग जो वेपन सिस्टम्स थे वो गाड़ियों में लोडेड थे, ईरान के अंदर थे। और ये एक्टिविटी 1 दिन 2 दिन की नहीं थी, ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर और 1.5 ईयर्स जो इजराइल ने वहां पर अपनी ये फैसिलिटी एस्टेब्लिश की थी। और उन्होंने वेट किया था, जो उनके मोसाड के एजेंट्स थे उन्होंने वेट किया था इंस्ट्रक्शंस के, और जिस दिन इंस्ट्रक्शन आए वो ड्रोन सारे एक साथ और मिसाइल सारे एक साथ फायर हुए। और जो ईरान की लीडरशिप है वो वाइप आउट हो गई। जो उनके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी थी वहां पर अटैक हो गया, जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी वहां अटैक हो गया। ये सारा ईरान में रहते हुए किया मैक्सिमम। ये एक्टिविटी पॉसिबल हुई मोसाड की इंटेलिजेंस एजेंसी से। उन्होंने इतना अच्छा नेटवर्क बनाया कि वहां के जो ईरान के जो ऑफिशियल्स थे उनको पता ही नहीं चला। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और बहुत बड़ी एक प्रेसिडेंट सेट है बाकी आर्मीज को एग्जाम्पल लेने की, क्योंकि इससे पहले भी जो यूक्रेन ने रशिया पे अटैक किया था ऑपरेशन स्पाइडर वेब, वो भी सिमिलर पैटर्न पर था। तो ये प्रेसिडेंट सेट हो रहा है बाकी दुनिया की आर्मी को एग्जाम्पल लेने के लिए और रेडी होने के लिए इस तरह के अटैक्स के लिए। ये एक मोसाद का एक एग्जाम्पल था। उससे पहले भी हिस्ट्री अगर मेंशन की पहले जनरल बंसल ने, जो हिस्टोरिकली आप देखिए 7 अक्टूबर 2023 में जब
हमास ने अटैक किया था, 1200 इजरायलियों को मार दिया था और 250 को उन्होंने बंधक बना लिया था। उसके बाद इसराइल ने अपना जो अटैक लॉन्च किया, एक तो हमास को उन्होंने न्यूट्रलाइज किया, बट उसको सपोर्ट करने के लिए फिर हिजबुल्ला आना शुरू हुआ। जो हिजबुल्ला को उन्होंने कैसे न्यूट्रलाइज किया उसकी भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जो पेजर एंड वॉकी टॉकी अटैक्स हुए हैं, जो हिजबुल्ला के आर्मी कमांडर थे, उन्होंने रियलाइज किया कि इसराइल के मोसाड है वो हमारे मोबाइल फोन्स को टैप करते हैं, इसीलिए मोबाइल फोन सेफ नहीं है यूज करने के लिए। तो उन्होंने आपस में डिसाइड किया, सारे हिजबुल्ला जो मिलिटेंट्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो पेजर्स यूज करेंगे और वॉकी टॉकी यूज करेंगे, मोबाइल्स नहीं यूज करेंगे। ये इंस्ट्रक्शंस पास हुए। जैसे ही ये इंस्ट्रक्शंस पास हुए, इजराइल को पता लग गया और इजराइल ने पेजर्स बनवाए, 5000 पेजर्स बनवाए, कंस्ट्रक्ट करवाए, और उनके अंदर जो एक्सप्लोसिव्स भरे उन पेजर्स के अंदर, और ये पेजर्स उन तक पहुंचाए गए और उनको सस्ते दामों पे बेचे गए। तो आप सोचिए, ये पेजर्स खरीद करके वो यूज करते रहे 3-4 महीने तक किया। 4000 पेजर्स एक साथ ब्लास्ट हुए। मोसाद के इंटेलिजेंस को आप देखिए, द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस और कितने ड्यूरेशन के साथ वो काम करते हैं। तो इस वक्त जो इंटरेस्टिंग पार्ट है, जो वर्ल्ड ध्यान से देख रहा है, वो उनकी इंटेलिजेंस सुप्रीमेसी और उनकी इंटेलिजेंस वर्किंग पैटर्न है। वो भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट है फॉर अदर आर्मीज टू सी एंड इमुलेट। नहीं, मैं बस एक ही सवाल जानना चाह रहा हूं, क्या ईरान को परमाणु शक्ति बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? द्विवेदी सर ने कहा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इससे बैलेंस जो है वो बिगड़ सकता है खाड़ी देशों के बीच में, इस्लामिक कंट्रीज के बीच में। मीरा जी का क्या कहना है? मैं इस बारे में उनकी राय जानना चाहता हूँ। मीरा जी, क्या कहती हैं आप? विवेक जी, ये आपका, हमारा या इस पैनल का नहीं, बट आई एम श्योर जो भी रिस्पॉन्सिबल नेशन है इस दुनिया में, सबका यही मानना है कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका एक ही एक मोटिव है, वो है मजहबी ताकत। दे आर ओनली यूजिंग इट फॉर देयर इस्लामिक रिलीजियन, नथिंग एल्स। उसकी वजह से है, तो वो एक रिस्पॉन्सिबल हाथों में नहीं है। तो इसीलिए ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। फिर इसीलिए यूएस, हम देख रहे हैं कि कैसे यूएन एटॉमिक वॉचडॉग है, उस पर नजर रखा हुआ है, IAEA उस पर नजर रखा हुआ है। मैं उस पे आऊं उससे पहले, जब आपने यूएस के बारे में बताया कि ये जब बात हुई, जब ईरान के अटैक में इजराइल में स्थित यूएस एम्बेसी को नुकसान हुआ, तो यूएस का भी यही स्टेटमेंट आया कि भाई अब तक तो हम केवल एक डिफेंस फॉर्मेट में है इजराइल के साथ, हम कोई अटैक नहीं कर रहे ईरान के साथ। लेकिन यदि इसी हिसाब से ईरान ने यूएस को कहीं छंछेड़ा, तो यूएस जो है वो देर नहीं करेगा ईरान पे अटैक करने के लिए। तो अगर इसमें यूएस भी प्रतिवादी साथ में हो जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा वॉर होगा ही इसमें, और ये लंबा खींचेगा। और यदि ये लंबा खींचता है, तो जैसे मैंने बताया कि इजराइल के जो नागरिक है, वो नागरिक के साथ साथ वो सोल्जर्स है, दे आर ट्रेन्ड सोल्जर्स, और वहां के नागरिकों को कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन उसके सामने जो ईरान के नागरिक है, दे आर नॉट यूज्ड टू दिस स्ट्रॉन्ग अटैक। जैसा जब इजराइल अटैक करता है तो उसका प्रिसाइज स्ट्रॉन्ग अटैक होगा। और जैसे बताया अभी कैप्टन श्वेता मैम ने भी, कि वो उन्होंने मजबूर कर दिया कि भाई वो पेजर से भी पीछे की दुनिया में चले जाए। तो वैसे अभी जो परिस्थिति है, और बहुत क्लियर है कि IAEA ने भी बताया, और साथ में जैसे मैंने बताया कि यूएन एटॉमिक वॉचडॉग ने भी बताया कि ये जो इजराइल का अटैक हुआ है, उसने इस्लामिक रिपब्लिक यूरेनियम जो फ्यूल साइकिल है उसको बहुत महीने पीछे कर दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो इजराइल ने अटैक किया है इस्फहान पे, इस्फहान जो है वो 400 किलोमीटर साउथ है तेहरान के, और वहां पे जो डैमेज हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो जगह है, ये स्पेसिफिक लोकेशन है जो यूरेनियम को कन्वर्ट करता है उसके फीड स्टॉक में सेंट्रीफ्यूज से, जो कि इंटर्न यूज होता है। इट इज यूज टू सेपरेट द यूरेनियम आइसोटोप्स, जो कि न्यूक्लियर पावर या तो बॉम्ब बनाने के लिए यूज होते हैं। तो उसको भी जो नुकसान पहुंचाया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और इससे काफी पीछे चला गया है। तो केवल एक इधर धमकी है, चाहे वो पाकिस्तान दे, ईरान दे, क्योंकि पाकिस्तान की जो हालत ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने की है, तो वो भी धमकी देने लायक की बचाए, अभी भी जो है वहां से धुएं कम नहीं हो रहे हैं। तो वो केवल और केवल धमकी, दिस इज ऑल साइऑप्स जिसे हम कहते हैं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की तरीके है। लेकिन उसके सामने इजराइल जो है, और उसके साथ साथ यूएस भी साथ में है, तो ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है। और वो कभी भी, ईरान की पब्लिक ये नहीं चाहेगी कि वो ऐसे वॉर में उतरे कि अगर ये दोनों साथ में आ जाए
तो ये बहुत एक डेडली कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ये दोनों तो साथ में ही हैं, इजराइल और अमेरिका साथ में है, लेकिन अमेरिका की एक बात समझ, जी मीरा जी कुछ कह रहे हैं। हाँ साथ में तो है, बट व्हेन आई एम सेइंग इन एक्शन ओवरटली, उसमें अगर आ जाते हैं तो ये बहुत गंभीर परिस्थिति हो जाएगी। लेकिन किसके लिए, दुनिया के लिए या सिर्फ ईरान के लिए? सबसे पहले तो ऑफ कोर्स ईरान के लिए, पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वो दोनों साथ में आने की प्रयत्न कर रहे हैं, बट ये दोनों बहुत रिस्पॉन्सिबल नेशन है विवेक जी, तो आई एम श्योर वो अटैक ऐसा होगा कि उसमें जितना हो सके प्रिसाइज अटैक हो और जितना हो सके कम से कम बाकी जो देश है उसको कम नुकसान हो। द्विवेदी सर कुछ कहना चाह रहे? द्विवेदी सर देखिए, अभी जो आजकल का जो युद्ध है ये ऑलमोस्ट नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर है। तो जो अभी युद्ध चल रहा है, मिसाइल वॉरफेयर चल रही है, इसमें अमेरिका पूरी तरह शामिल है इसके अंदर, क्योंकि वो इंटेलिजेंस देते हैं, पूरी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की सपोर्ट है, वो जो ईरान की मिसाइल जा रही हैं उनको भी रोकते हैं, उनके युद्ध पोत जो हैं वो पूरी इस एरिया में लगे हुए हैं। तो इसलिए ये अभी बूट्स ऑन द ग्राउंड का मतलब नहीं है, क्योंकि दोनों का बॉर्डर नहीं लगता है। तो इसलिए जो अभी सपोर्ट मिल रही है अमेरिका से इजराइल को, तो ये काफी हम कह सकते हैं कि वो इस युद्ध में शामिल है। पर क्योंकि ये नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर है, तो इसलिए वो जो उनकी सहायता है वो सामने नहीं आ रही है, पर उनकी पूरी सपोर्ट है और पूरा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, इंटेलिजेंस है, पूरी तरह से वो इसकी मदद कर रहे हैं। तो इसलिए उसमें कोई शक नहीं है कि वो इस युद्ध में नहीं है, वो युद्ध में है। पर जो आखिरी बात ये है कि हाँ, जब के कहते हैं बूट्स ऑन द ग्राउंड, यानी कि अमेरिकन सोल्जर इजराइल के अंदर आके वो वहां से वो लड़ेंगे, वो बात नहीं होगी। वो ट्रंप भी है, उनको भी पूरा इसका जायजा है कि अमेरिका जो है वो बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं करेगा, पर शॉर्ट ऑफ दैट वो सब कुछ कर रहा है। और मेरे ख्याल ईरान को इसका पूरा पता है कि किस तरह अमेरिका इजराइल की मदद कर रहा है, उसमें कोई शक नहीं है। और जो आखिरी पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये युद्ध लंबा चलेगा, इसलिए कि जब तक इजराइल अपने लक्ष्य पूरे नहीं कर लेता वो हटेगा नहीं पीछे, और अमेरिका इसकी पूरी मदद करता रहेगा। और जैसे इस्लामिक देश हैं वो सिंबॉलिक सपोर्ट दे रहे हैं ईरान को, कोई उसके खुल के कोई नहीं आया है, तो वो सिंबॉलिक सपोर्ट है। और ईरान को पता है कि अलग थलग हो गया है, उसका कोई सपोर्ट नहीं है। तो आप देखेंगे जल्दी ही ईरान के वो कहेंगे कि कुछ सीज फायर हो जाए, किसी ना किसी तरह ये युद्ध टल जाए। ये है कि जब तक इजराइल अपने लक्ष्य पूरा नहीं करेगा वो अभी पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि फौज का एक दस्तूर होता है, जब आप जीत रहे हैं तो आप मैदान नहीं छोड़ते हैं, आप पूरी तरह घुटने टिका देते हैं। तो मुझे लगता है कि ईरान के घुटने टिकने वाले हैं। और व्हाट इफ कि अगर ईरान के पास कोई परमाणु वॉरहेड तैयार हो गया हो, फिर अभी वो देखो, आपको ये जो मिलिट्री माइंड्स हैं बता सकते हैं कि देखो, अगर आपके पास परमाणु हथियार आ भी जाए तो आपको मिसाइल पर लगाना है, आपको मेटिंग करनी है, आपको उसे टेस्टिंग करनी है। ये ऐसे नहीं है कि आपने एक कहते हैं कि गेंद उठाया उसको मार दिया, नहीं। ये बहुत इसके लिए कम से कम ऑपरेशनलाइज करने के लिए 2-3 साल लगते हैं, क्योंकि जो मिसाइल है उसको आपने टिप करना है, तो टिप करने के लिए आपको वो वॉरहेड बनाना है, वॉरहेड टेस्ट करना है, तो इसके लिए भी काफी टाइम लगता है। ये एक ने के बटन दबाया, आपके पास न्यूक्लियर वेपन है, आपने उसके ऊपर मिसाइल पर लगा दिया और फायर कर दिया, ये इस तरह नहीं हो सकता है। द्विवेदी सर, 2 दिन पहले भी अभी लोग यही कह रहे थे कि ईरान कुछ कर ही नहीं सकता है, और ईरान ने इतने बैलिस्टिक मिसाइल मारे कि इजराइल के अंदर पूरा कई इलाका जो है धुआं धुआं हो गया। जो ये लोग कह रहे थे उनको ईरान का नॉलेज नहीं है। ईरान के पास 3000 मिसाइल्स हैं, ये उसकी ताकत है। ईरान की 2 ताकत है, एक तो जो हुथीज हैं, हिजबुल्लाह है, हमास है, ये ताकत है। दूसरी उसकी मिसाइल और ड्रोन की ताकत है। जो ये कह रहे थे मेरे ख्याल वो अनजान है कि उनके पास 3000 मिसाइल हैं, वो तकरीबन 1 महीना 1.5 महीना लड़ सकते हैं। अगर वो भी नहीं होगा तो नॉर्थ कोरिया, मैं चाइना में नॉर्थ कोरिया में डिफेंस अटैची रह चुका हूँ, तो नॉर्थ कोरिया और इजराइल की बड़ी तालमेल है। वो एक रात में मिसाइल आ जाएगी, जैसे चाइना ने PL-15 ओवरनाइट पाकिस्तान को दे दी है, तो वो मिसाइल यहाँ भी आ सकती हैं। उनको कोई त्रुटि नहीं होगी मिसाइल्स की, क्योंकि चाइना के पास बहुत मिसाइल्स हैं, नॉर्थ कोरिया के पास हैं, तो इसलिए हथियारों की कोई कमी नहीं होगी ईरान को। ये तो सर, ये मुझे लग रहा है पूरी तरह से वर्ल्ड वॉर की आशंका जता रहे हैं। अगर चाइना और जो उत्तर कोरिया अगर मिसाइल सप्लाई शुरू कर देते हैं और ये वॉर रुकी नहीं,
तो ये एक वॉर जो चलनी शुरू हो जाएगी। रूस यूक्रेन वॉर चल ही रही है, दुनिया दो धड़ों में ऑलरेडी बटी हुई है, तो ये तो एक तरह से एक वर्ल्ड वॉर ही है। मैं और को बता सकता हूँ। देखो, नॉर्थ कोरिया है, वो हर एक 2-3 महीने बाद मिसाइल मारता है। उसकी हॉसिंग मिसाइल है जो 14,000 किलोमीटर रेंज पर है। अमेरिका कुछ नहीं कर पाया है क्योंकि चीन, नॉर्थ कोरिया, रशिया एक एक्सेस है। तो ये कभी भी आज तक देखो हिस्ट्री देखिए, चीन कभी किसी के लिए नहीं लड़ा है, वो अभी नाम ही इसमें भी नहीं आएगा। इसी तरह का उनको एक टैक्टिक्स है, उनकी एक पॉलिसी है कि दूसरों को लड़ाना है। वो इजराइल को, ईरान को काफी हथियार देने की कोई पीछे नहीं हटेगा, वो देगा हथियार। पर मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ना अमेरिका इस युद्ध में सीधे तौर पर आएगा, ना चाइना इस पर आएगा। हाँ, ये दोनों को लड़ाएंगे, वो इनकी टैक्टिक्स है, वो इनकी पॉलिसी है, वो इनकी स्ट्रेटेजी है। पर बेफिक्र रहिए, ये विश्व युद्ध नहीं होगा, ये दोनों लड़ेंगे। और जब तक एक घुटने नहीं टेकेगा ईरान, तो इजराइल पीछे नहीं हटेगा। और ये सारे देश जो है, चाइना कभी भी अपना हित जो है किसी के लिए नहीं, अपना खून किसी के लिए नहीं बहाएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं वहाँ 3 साल डिफेंस अटैची था, बहुत उनकी अच्छी तरह जानता हूँ। यही अमेरिका की पॉलिसी है, वो भी अंदर नहीं आएगा। हाँ, ये दोनों लड़ेंगे और दोनों को हथियार मिलते रहेंगे। विवेक, नहीं, अमेरिका की तो एक तो पॉलिसी मुझे समझ नहीं आती है। परमाणु हथियार पाकिस्तान के हैं तो वो ठीक है, सुरक्षित है, और अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन ही पाकिस्तान में मारा जाता है, अलकायदा चीफ ओसामा बिन लादेन। और अगर वो ईरान बना ले तो वो दुनिया के लिए खतरे का हथियार बन जाएगा। नहीं, हिस्ट्री जानो। देखो, जब पाकिस्तान बना है तो वो अमेरिका का एलाई था, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में उसका एलाई था, साउथ एशिया ट्रीटी में उसका एलाई था। जब अफगानिस्तान में रशियन आ गए तो उनको हराने में अलाई था, लेकिन इस बात से दरकिनार नहीं किया जा सकता ना, वहां हमेशा से आर्मी रिजीम रहा है और एक वो कट्टरपंथी सोच की सरकार, या फिर वैसे लोग वहां की सेना में रहे शुरू से लेकर 1947 से लेकर अभी तक, आज की तारीख तक। तो ये भी तो एक ट्रूथ था सर, ये भी, इसको कैसे अमेरिका ने दरकिनार कर दिया? और आज वही कट्टरपंथी विचारधारा उसको ईरान में नजर आ रही है। अभी भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका में है और वो सबसे हाथ मिला रहे हैं। और वही तो सर आयरनी देखिए, वही पाकिस्तान कह रहा है ईरान को हम आपकी तरफ से इजराइल पर परमाणु बम पटकने के लिए तैयार हैं। तो देखो, ये हर एक देश की अपनी डबल पॉलिसी होती है। अमेरिका की अपनी पॉलिसी है, जहां उनको लगता है कि पाकिस्तान उनका हित के अफजाई करेगा तो वो करेंगे, जहां उनको लगता है नहीं करना नहीं करेंगे। देखो, हम भी आजकल क्या है, हम ब्रिक्स के साथ भी हैं, हम एससीओ में भी हैं, हम क्वाड में भी हैं। तो हर एक देश आजकल हर एक कई तरह के अलायंसेस में है। तो आजकल एक अलायंस नहीं है, मल्टीपल अलायंसेस है। जहां आपका हित है आप उस अलायंस में शामिल हो जाते हैं। विवेक, बिल्कुल सर, लेकिन हमारा कोई टेररिस्टों के साथ कोई अलायंस नहीं है, हम गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म नहीं करते। बिल्कुल ठीक बात है, वो तो हमारी एक पॉलिसी है कि हम तो टेररिज्म के शिकार हैं, हम तो टेररिज्म को लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसीलिए हमने ऑप सिंदूर किया था, यही नहीं कि पाकिस्तान को सबक सिखाना, पर ये दुनिया को बताना कि देखो हम टेररिज्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमने ग्लोबल फोरम पर ये मुद्दे उठा रहे हैं। और हमारी पॉलिसी बहुत क्लियर है, 2 पॉलिसीज हैं। हम किसी पर हमला नहीं करते, पर अगर हम पर कोई आंख उठा के देखता है, हम गुटनिरपेक्ष हैं, तटस्थ हैं, हमारी अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति है। मैं बंसल सर के पास जा रहा हूं। बंसल सर, अमेरिका भी एक्सपोज हुआ है, चाहे वो ऑप सिंदूर हो, चाहे वो ईरान और इजराइल का मामला हो। ये तो पहले से ही है कि उनकी डबल पॉलिसी रहती है, और वो एक्सपोज तो, लेकिन उसको एक्सपोज को वो कुछ नहीं करते। वो ये देखते हैं कहाँ किसका हित है। और जहाँ तक न्यूक्लियर वेपन बताने की बात है, आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए कि जिस भी यहाँ पे कंट्री ने न्यूक्लियर बनाने की कोशिश की, न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश की, उसको खत्म कर दिया जाए। चाहे आप लीबिया में सद्दाम हुसैन को ले लीजिए, या जो है आप इराक में सद्दाम हुसैन को ले लीजिए, लीबिया में गद्दाफी को ले लीजिए, ईरान के अंदर में जो है, इसमें ये सीरिया के अंदर में अभी जो अपने ये थे बशर अल असद, इनको सबको, इन्होंने सबने कोशिश की थी कि हम न्यूक्लियर वेपन बनाएं, लेकिन अमेरिका ने किसी को नहीं बनाया। अब देखिए, कुछ भी हो, एक बात तो माननी पड़ेगी कि लड़ाई के लिए एक इकोनॉमी की भी बहुत आवश्यकता होती है। और इकोनॉमी में जो है, अभी जो अमेरिका की इकोनॉमी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, $32 ट्रिलियन के करीब है। उसके बाद में चाइना आता है, जैसे ईरान हुआ, पाकिस्तान हुआ, उत्तरी कोरिया हुआ, तो इनके तो कोई अपनी इकोनॉमी नहीं है। और तो और जो आप रशिया को भी देख लीजिए,
उनकी भी 2 ट्रिलियन से कम इकोनॉमी है, या जो उनकी जीडीपी है, लेकिन उनका जो फोकस है वो 40% अपना बजट जो उसमें लगा देते हैं डिफेंस बजट के लिए। तो इस बातों को देखते हुए अमेरिका का जो एक रुख है, उन्होंने अभी डायरेक्ट बिल्कुल उसमें युद्ध में तब तक इन्वॉल्व नहीं होंगे जब तक जो ईरान जो है उनके जो ठिकाने हैं मिडिल ईस्ट के अंदर में उनके ऊपर आक्रमण नहीं करता। जबकि उनके 10-12 ठिकाने हैं, कतर में हैं, इराक के अंदर में है, जॉर्डन में है, इजिप्ट में है, और अपने तुर्की में है। तो अगर इस तरह की कोई हिमाकत ईरान ने की तो वो डायरेक्ट अटैक किया। आप जो कह रहे थे कि भाई डायरेक्ट अटैक, आप कहीं भी देख लीजिए, जब तक कोई बैक सपोर्ट करता रहता है कोई भी कंट्री, तो दूसरा कंट्री उसके ऊपर में अटैक नहीं करता। आप रशिया और यूक्रेन वार में ले लीजिए, पूरी सपोर्ट दी हुई है यूक्रेन को, यूरोप ने और अमेरिका ने भी पहले दी थी। लेकिन जिस दिन अगर डायरेक्ट कोई प्लेन या कोई एयरक्राफ्ट जो है किसी यूरोपियन या नाटो कंट्री से रशिया के अंदर में जाएगा तो उसके ऊपर पलटवार हो जाएगा। हालांकि अभी तक धमकी मिलती रही है। इसी प्रकार से जो ऐसे कंट्री होते हैं वो डायरेक्ट ना आकर के पीछे से इतने, अभी खूब जो है जो बेन गुरियन एयरपोर्ट के ऊपर में हथियार उतरते हैं अमेरिका के आके। जी। इसराइल जो चाइना जो है उसको दे रहा है, ईरान को दे रहा है, लेकिन चाइना डायरेक्ट तो इसराइल के ऊपर अटैक नहीं कर रहा, ना जो उत्तर कोरिया कर रहा, लेकिन इन्होंने एक एक्सिस बनाई हुई है। और जहां तक रही वर्ल्ड वार की बात, देखा जाए तो वर्ल्ड में सब जगह वॉर है, तो लेकिन जो मैं समझता हूँ वर्ल्ड वार का मतलब ये है कि जब जो मेजर कंट्रीज हैं, जैसे उसमें आप चाहे रशिया ले लो, यूएसए ले लो, चाइना ले लो, ये अगर आपस में एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लग जाएंगे तब ऐसी स्थिति आएगी। तो मुझे नहीं लगता वर्ल्ड वार की स्थिति आएगी। सबके अलग अलग हित हैं। रशिया का हित है जो बफर जोन बनाना, चाइना का हित है जो ताइवान को लेना, इसराइल का हित है कि वो न्यूक्लियराइज करना ईरान को, और ईरान का हित है कि ईरान चाहता है, उसकी इच्छा ये है कि वो इसराइल को खत्म कर दे। तो इसमें किसी के कोई हित जो या इंटरेस्ट है वो कॉमन नहीं है। तो जब तक कोई कॉमन इंटरेस्ट नहीं है तो कॉमन प्लेटफॉर्म पे आगे कोई लड़ाई भी नहीं लड़ी जा सकती। ये तो जिसको जो सीधा करता है वो उसको ऐसे कर लेता है। जहां तक इसराइल का सवाल है, इसराइल को अमेरिका इसलिए सपोर्ट करता है कि वहां पे लॉबी है जो यहूदियों की वहां पे अमेरिका के अंदर में बहुत बड़ी। दूसरा, वो इनका जो अमेरिका का बेस है मिडिल ईस्ट के अंदर में, उसको स्ट्रॉन्ग रख के उनका ठिकाना बना हुआ है। तो ये कारण है, इस वजह से किया जाता है। और जहां तक इसराइल जो ईरान सबका मुखिया बनने की सोच रहा है और जो वहां की कट्टरवादिता है, तो एक ये भी तो चल रहा है ना कि अभी जो तीसरा अभी जो निशाना बना हुआ है खामनेई को इसराइल ने, कि भाई हाँ उसको भी खत्म कर देना है और रिजीम भी चेंज कर देंगे। तो अगर रिजीम चेंज हो जाती है तो सारा जो है फिर तो जो भी इनकी पॉपुलर स्कीम होगी, रिजीम होगी, उससे करेंगे। लेकिन इतनी बात जरूर है कि अब जितने भी अटैक इसराइल ने किए हैं तो ईरान बहुत पीछे चला गया है कोई भी न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए। और अगर ये इसी तरह का चलता रहा और रिजीम चेंज होगी तो फिर न्यूक्लियर वेपन बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन ईरान को अपनी इकोनॉमी बढ़ानी चाहिए, अपनी जनता को, वहां पर उनकी जनता इतनी त्रस्त है कि उनके ऊपर कितने बंधन लगाए हुए हैं। जो खातन है, कोई लेडी बाहर नहीं जा सकती। अभी रिसेंटली तो उन्होंने कोई प्राइवेट कुत्तों को भी लेके नहीं जा सकता कोई। मतलब यहाँ तक जब आपने मानव अधिकार का हनन किया हुआ है, आज की दुनिया में सब कुछ देखते हैं। अब ये बताइए, ईरान ने जो है वहाँ पे इंटरनेट बंद कर दिया गया वहाँ पे कि कोई अफवाह ना फैलाई जाए, लेकिन एलन मस्क आके जो है इंटरनेट दे रहा है। अब जब इंटरनेट वो देगा तो जो जो वेस्टर्न या एलन मस्क या जो ये चाहेंगे तो उसी तरह की खबरें जाएंगी। अब जब खबरें, सबको अपनी लिबर्टी भी चाहिए, तो लिबर्टी जो इस तरह का जो एक मानव अधिकार, अभी ईरान से सब लोग बाहर जा रहे हैं भाग भाग के। अभी तो ये भी आ रहा था कि जो नंबर 2 है जो ईरान के अंदर में, वो जाके रशिया में शरण ले रहा है, ऐसी भी कुछ रिपोर्ट थी। तो जिस तरह की वहाँ पे अफरा तफरी का माहौल है, जो बंधन है, जो पहले एक लिबरल सोसाइटी थी उसको खत्म किया गया है, तो ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। अभी मुझे लगता है कि जो खामनेई की जो एक हुकूमत है वो भी खत्म हो जाएगी और वहाँ हो सकता है थोड़ा मॉडरेट किस्म का, सभी कंट्री हो रहे हैं। आप सऊदी अरेबिया को ले लीजिए, वो मॉडरेट होते जा रहे हैं। आप जो है यूएई में हिंदू टेम्पल बना दिया गया। तो इनको देखते हुए ईरान को अपनी कट्टरवादिता को छोड़ करके एक मॉडरेट की तरफ आके तभी ईरान की भलाई है। और यही नेतन्याहू नहीं, ये तो फिर खामनेई सरकार को हटाना होगा और खामनेई सरकार के हटने की कोई सूरत नजर नहीं आती, क्योंकि अब ये वॉर में भी आ चुके हैं। तो ऐसी सूरत में तो वहां की सरकार को अपदस्थ कर पाना वैसे भी बहुत मुश्किल होगा, चैलेंज होगा वहां के लोगों के लिए। बाकी अमेरिका और इसराइल की इस एक तरह से इसराइल की लड़ाई कह लें, ईरान और ईरान की का जो पलटवार है इसराइल पर, ये फिलहाल रुकेगा नहीं। और जिस तरह से द्विवेदी सर कह रहे थे कि उसके पास हजारों मिसाइल्स के जखीरे हैं, ये उसकी फायर पावर है, ड्रोन्स का जखीरा है, ये उसका फायर पावर है।
और वो पावर हम इजराइल के ऊपर देख भी रहे हैं, जहां पर इजराइल का एडीएस जो है वो कहीं ना कहीं चैलेंज हो रहा है, ध्वस्त हो रहा है। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इस खबर पर हमारी नजर रहेगी, दर्शकों इस खबर पर हम अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। डिबेट में फिलहाल इतना ही।